नमस्कार बच्चों। आज हम आहार आयोजन की प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। हमने पहले आहार आयोजन पढ़ लिया, उसके बाद हमने ये देख लिया कि किस प्रकार इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या है, आहार आयोजन कैसे किया जाता है और किसकी क्या उपयोगिता है। आज हम पढ़ेंगे कि घरों के अंदर आहार आयोजन की प्रक्रिया जो प्रत्येक गृहिणी द्वारा किसी न किसी स्तर पर की जाती है, यानी आपकी जो माता है, दादी है, बहनें हैं, वो जब भी घर के लिए एक पूरे दिन के लिए आहार की योजना करती है तो वो सोच लेती है कि उनको कौन से फल, सब्जी, अनाज इत्यादि की आवश्यकता होगी। तो महीने भर का सूखा राशन यानी दाल, चावल इत्यादि लाया जाता है। फल, सब्जियां साप्ताहिक लाई जाती है। तो अगले दिन सुबह से शाम तक के भोजन के विषय में लगभग एक दिन पहले सोच लिया जाता है। इस अध्याय में हम परिवार के लिए संतुलित आहार योजना की व्यवहारिक प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। अभी तो ये है कि कल सोच लिया और आज बना लिया, तो एक नॉर्मल सी डेफिनेशन रहती है, इस हिसाब से घर के अंदर कार्य चलता रहता है। लेकिन क्या इस वजह से परिवार के सभी लोगों को संतुलित भोजन मिल पाता है कि नहीं मिल पाता, ये इसमें सोचने की बात है। तो अगर परिवार के सभी सदस्यों को संतुलित भोजन चाहिए तो हमें उनको प्रभावित करने वाले सिद्धांतों के बारे में अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। तो पिछली बार जब हमने पढ़ा था, एक बार उसका दोबारा रिपीटेशन कर लेते हैं। सबसे पहले आहार आयोजन के परिवार के सभी सदस्यों की दैनिक आवश्यकता के अनुसार पौष्टिक तत्वों की पूर्ति, यानी परिवार में जिस उम्र लिंग के सदस्य हैं, जिस शारीरिक क्षमता के हिसाब से हैं, उस हिसाब से उनकी प्रतिदिन जितना भी उनको चाहिए, अनाज चाहिए, जितना फल, सब्जी इत्यादि चाहिए, उसकी पूर्ति पूरे दिन के आहार में होनी चाहिए। दूसरा, आहार आयोजन को एक इकाई मानकर किया जाना चाहिए, यानी कि पूरे दिन में अनाज की जितनी मात्रा है वो टुकड़ों में बांटकर, यानी सुबह, दिन, शाम के अंदर पूरी आ जानी चाहिए। ये नहीं कि जितनी हमें मात्रा लेनी है वो एक ही बार में देनी है। तीसरा है, आहार नियोजन करने से गृहिणी का बहुत समय, शक्ति और धन की बचत होती है, इसलिए पारिवारिक सदस्य की रुचि के हिसाब से भी होना चाहिए। भाई हम इकट्ठा सामान लेने जाएंगे तो हमें सब समय बच जाएगा, हमारी शक्ति बच जाएगी, हमारा पैसा भी बचेगा। लेकिन फिर भी जो भी चीज़ हम बना रहे हैं, ये ध्यान रखना चाहिए कि वो परिवार की पसंद की है या नहीं है। चौथा है, एक दिन में मुख्यतः 3 या 4 आहार की योजना बनाई जाती है, यानी पूरे दिन को लगभग 4 भागों में आहार के लिए बांटा गया है। लेकिन हर परिवार के अंदर अलग अलग आवश्यकता होती है। मान लो किसी परिवार के सदस्य सुबह काम पे चले जाते हैं और शाम को ही आते हैं, या उनकी आवश्यकता अलग है, उनकी आदत अलग है, तो पूरे दिन में आहार की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है, यानी कि इसको 4 की जगह 5 में भी किया जा सकता है डिवाइजेशन, या फिर उसको 2 तक भी लाया जा सकता है। प्रत्येक आहार के मध्य कम से कम 2-3 घंटों का अंतराल तो होना ही चाहिए, क्योंकि अगर इतना समय नहीं होगा तो भोजन ठीक से पचेगा नहीं और अगले समय के लिए आपको भूख नहीं लगेगी। यानी जो प्रथम आहार है वो सुबह 7 बजे से प्रारंभ होकर रात के 8-9 बजे तक हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि सुबह 7 बजे हम नाश्ते में चाय, दूध, जूस इत्यादि ले लेते हैं, और उसके बाद में हम बात आती है तो रात का खाना 8 से 9 बजे के मध्य समाप्त हो जाना चाहिए, ताकि रात को वो जल्दी आसानी से पच जाए। इसके बाद आता है, विभिन्न भोज्य समूह का चुनाव करके दिन भर में विविध भोज्य तैयार करना चाहिए, यानी अनाज समूह में से, फल समूह में से, दूध समूह में से हम प्रत्येक समूह में से भोजन का चुनाव करेंगे और उस हिसाब से पूरे दिन की आवश्यकता के हिसाब से भोजन बनाएंगे। अब वो पोहे हो, उपमा हो, पराठे हो, बाटी हो, चावल हो, दाल हो, तो हमें मेजरमेंट करना पड़ेगा कि पूरे दिन में हमने दाल की इतनी मात्रा ले ली, इस हरी सब्जी इतनी हो गई, कंदमूल वाली फल सब्जी इतनी हो गई, या दूध की इतनी मात्रा हो गई। इस हिसाब से पूरे दिन का आहार होना चाहिए। आहार नियोजन करते समय केवल संतुलित और पौष्टिक आहार की प्राप्ति ही आवश्यक है, बल्कि भोजन आकर्षक, मनोहारी, सुपाच्य और स्वादिष्ट भी होना चाहिए। यानी ये नहीं है कि हम संतुलित बनाने के चक्कर में ऐसा भोजन बना दें जो कि गले से नीचे ही ना उतरे, यानी भोजन ऐसा भी होना चाहिए जो लोगों को पसंद आ जाए। अब आता है आहार आयोजन कैसे करें। आहार आयोजन करने से पूर्व कुछ व्यवहारिक बातें जाननी आवश्यक है। जैसे अगर हम 2-3 घरों में, आप अपने अड़ोस पड़ोस में या अपने घर में जब देखेंगे तो आप देखेंगे कि हम जो कच्चा भोज्य पदार्थ घर के अंदर लिया जाता है पकाने के लिए, उसका एक अलग तरीका होता है। यानी कुछ गृहिणियाँ तो क्या करती है, कटोरी से ले लेती है, गिलास से नाप लेती है, या कई बार मुट्ठी से भी इसको नापा जा सकता है। तो अंदाज से सूखी दाल, चावल, अनाज इत्यादि का अनुमान लगा के सामान ले लिया जाता है। इसी प्रकार अगर दूसरा पॉइंट देखें तो किसी घर में रोटी बहुत पतली बनती है और छोटी बनती है, तो कहीं मोटी बनती है। इसी प्रकार दाल कहीं गाढ़ी तो कहीं पतली, कहीं सब्जियां सूखी बनती है तो कहीं रेशे वाली बनती है। तो हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि अगर हम ये कह देंगे कि भाई 2 रोटी ले लो, 1 कटोरी दाल ले लो, तो कैसे संभव है। किसी की रोटी पतली है तो भूखा रह जाएगा, मोटी है तो उसके लिए वो भारी पड़ जाएगी। तो इसलिए ये जो डिफरेंस है वो भी हमें दिखाई देता है। तीसरा, घर में जो परोसे जाने वाले जो बर्तन होते हैं, जो कटोरी, चम्मच, या घर के अंदर जो
सामान जिसके अंदर हम भोजन खाते हैं वो भी अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है किसी घर में बड़ी थालियाँ ली जाती, किसी में छोटी, किसी में कटोरी बड़ी है तो किसी में छोटी है। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि हम दाल सब्जी, एक कटोरी दाल सबको खानी चाहिए। अगर कटोरी छोटी है तो वो सफिशेंट नहीं होगी, और कटोरी बड़ी है तो उसका पेट बहुत जल्दी भर जाएगा। तो ये सब चीज़ें अगर हम 2-3 घर में देखेंगे तो हम पाएंगे कि जैसे 2 रोटी, 1 कटोरी दाल, और हमने कह दिया आधी कटोरी चावल सब्जी, लेकिन ऐसी योजना के फलस्वरूप खाए जाने वाले भोज पदार्थ के लिए परिवार के सदस्यों के लिए अलग अलग होगी। यानी एक परिवार के लिए यही चीज़ सफिशेंट हो सकती है और एक परिवार के लिए यही चीज़ कम हो सकती है, क्योंकि उसमें मापने और परोसने में काम में लिए जाने वाले बर्तन अलग अलग होंगे, इसलिए इसके पोषक तत्वों में भिन्नता होगी। तो इस प्रकार हमने इस मात्रा से आहार आयोजन कर लिया तो विभिन्न सदस्यों या भिन्न भिन्न परिवारों के लिए उपयुक्त। उदाहरण के लिए अगर हम एक ही आकार वाली कटोरी से अलग अलग आकार की रोटी बनाएंगे तो हम देख लेंगे कि इस प्रकार से बनाने में आसानी होगी। ऐसे में यदि रोटी की संख्या के आधार पर गृहिणियाँ आहार आयोजन करें तो समान संख्या की रोटी खाने पर उपयोग किए जाने वाले आटे की मात्रा भी अलग अलग हो जाएगी। तो इस प्रकार भोजन पदार्थों में विविधता आ जाती है। यानी वही छोटी सी बात मैंने बताई कि परिवारों के अंदर हम किस साइज़ की रोटी खाते हैं, कितनी मोटी खाते हैं, दाल कितनी खाते हैं। अगर पतली दाल खाएंगे तो दाल की मात्रा कम आएगी उसके अंदर, गाढ़ी खाएंगे तो ज़्यादा आ जाएगी। तो हर परिवार का अपना एक अलग अलग मेथड होता है भोजन पकाने का, तो उसके हिसाब से सब परिवारों में एक ही रूल रेगुलेशन लागू नहीं किया जा सकता। तो अब इसके लिए करें क्या, हम कैसे समझाएं कि किस प्रकार करना है। तो इन विविधताओं को नियंत्रित करने के लिए पौष्टिक आवश्यकताओं के अनुरूप संतुलित आहार उपलब्ध कराने अथवा पोषणिक साधनों द्वारा अपने और स्वयं के परिवार के लिए संतुलित आहार आयोजन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, संदर्भ इकाई बनानी पड़ती है। अभी नीचे चार्ट में दे रखी संदर्भ इकाई मैं बताऊंगी। तो संदर्भ इकाई से तात्पर्य होता है कि खाद्य पदार्थ की वो कम से कम मात्रा जिससे कि कोई व्यंजन बन सकता है। यानी एक कम से कम व्यंजन बनाने के लिए कम से कम कितनी मात्रा चाहिए उस कच्चे खाद्य पदार्थ की, ये एक लिस्ट है। तो इस लिस्ट में आप देखिए, अब इसमें अनाज 30 ग्राम, यानी एक रोटी लगभग 30 ग्राम अनाज में बन जाती है। दाल 30 ग्राम, एक अच्छी भली जो दाल होती है वो 30 ग्राम सूखी दाल लेंगे तो एक कटोरी दाल बन जाएगी। अगर कोई नॉनवेज लेता है तो अंडे की मात्रा 50 ग्राम होती है। मांस मछली मुर्गा भी अगर एक प्लेट बनानी है तो 50 ग्राम के अनुरूप लगता है। दूध 100 मिलीग्राम यानी 1 कप सफिशेंट हो जाता है। कंद मूल यानी आलू, प्याज, शकरकंद इत्यादि जो ले रहे हैं उसकी मात्रा भी 100 के लगभग होगी। इसके बाद में हरी पत्तेदार सब्जियां 100 ग्राम, अन्य सब्जियां जो गोभी, फली इत्यादि आती है वो 100 ग्राम। फल एक दिन में एक लेना होता है तो लगभग एक फल की मात्रा 100 ग्राम है। बड़ा फल है तो 100 ग्राम के अनुपात में हम एक प्लेट इसको कह सकते हैं। शक्कर 5 मिलीग्राम और घी और तेल भी हमें 5 ग्राम ही चाहिए होता है। तो ये एक खाद्य पदार्थों की एक संदर्भ इकाई दे दी कि अगर हमें एक नॉर्मल रोटी बनानी है तो अनाज हमें 30 ग्राम चाहिए। तो सामान्य आकार की मोटाई की रोटी बनाने के लिए 30 ग्राम आटे से बनी होती है, न जो इसको हम ना तो बड़ी कह सकते हैं ना छोटी कह सकते हैं, ना पतली कह सकते हैं ना मोटी कह सकते हैं। इसी प्रकार जो 30 ग्राम सूखी दाल है, इससे जो दाल पकेगी वो एक मध्यम आकार वाली कटोरी को भर देगी, जिसे एक नॉर्मल आदमी आसानी से खा सकता है। इसी प्रकार अंडे का मध्यम आकार के फल का भार भी लगभग 50 ग्राम या 100 ग्राम के आसपास ही होता है। इसी प्रकार एक व्यक्ति के लिए बनाए गए मांसाहारी व्यंजन जो भी हम बनाए, मांस मछली, तो उसमें भी कच्चा भोज्य पदार्थ लगभग 50 ग्राम के आसपास ही लगता है। तो इसी प्रकार एक सामान्य वस्तु को परोसे जाने वाली किसी प्रकार की सब्जी के लिए 100 ग्राम कच्ची सब्जी की आवश्यकता होती है। तो परिवार में काम में लिए जाने वाले हम घर के अंदर जाके ना तो बर्तन बदल सकते हैं, ना हम उसका नाप बदल सकते हैं। तो अगर इसका अनुमान कोई भी गृहिणी लगा ले, यानी अपने घर की बर्तन के हिसाब से वो अनुमान कर ले कि 30 ग्राम के हिसाब से कितनी कटोरी आटा लेने पर उस परिवार के लिए रोटी बनेगी या कितनी दाल होगी, तो एक बार उसको अनुमान लेना है इस चीज़ का, और उसके बाद में एक बार सेट करना है अपने घर के, या तराजू से कर ले, उससे कर ले तो एक बार कटोरी चम्मच से सेट हो जाएगा, गिलास से, तो वो हमेशा इसका उपयोग कर सकती है। उसको रोज़ रोज़ किसी भी पदार्थ को नापने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार से संदर्भ इकाई का आहार आयोजन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। ये इकाई की सारी लिस्ट आपको याद करनी है। ये प्रायोगिक में आती है, शॉर्ट क्वेश्चनों में भी पूछी जाती है और ये प्रैक्टिकल में भी काम आती है।
तो ये सबको याद होनी चाहिए। संदर्भ इकाई किसे कहते हैं, संदर्भ इकाई की योजना क्या है, इसको क्यों काम में लिया जाता है, तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम देखेंगे कि संदर्भ इकाई के हिसाब से एक किशोरी के लिए संतुलित आहार की योजना क्या हो सकती है। किशोरी के लिए क्यों दे रखी है यहाँ पर, क्योंकि बच्चों आप अभी जिस एज में हो उसको किशोरावस्था ही कहते हैं, और हमारे भारत में किशोरियों के लिए जो आहार आयोजन होता है उसके हिसाब से बहुत सारी चीज़ों की मात्रा कम होती है। यानी कि अगर देखा जाए तो संतुलित पौष्टिक भोजन एक किशोरी को कम मात्रा में प्राप्त होता है या वो करती नहीं है। तो इसलिए आगे जो हम पढ़ेंगे वो एक किशोरी के हिसाब से संतुलित आहार की योजना को पढ़ेंगे। धन्यवाद।